देखिए, हार से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हार जो है ये एक सबक होता है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। होता क्या है कि आप पहली बार एग्ज़ाम में बैठते हैं और आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कौन-कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप पहली बार जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप ये हीन भावना का शिकार हो जाते हैं कि यार इतने 150 प्रश्नों में से मैंने केवल 70-75 प्रश्न ही सही किए, मेरा परफ़ॉर्मेंस तो बहुत ही ख़राब है। तो ये जो हीन भावना होती है ये इंसान को खा जाती है। तो कभी भी नेगेटिव थिंकिंग यानी कि हीन भावना अपने अंदर मत लाइए। आप ये सोचिए कि इस बार मैं हार गया और ये मुझे जो है एक सबक मिल रहा है, आगे मैं इससे बेहतर कैसे करूँ, ठीक है? तो अपनी कमियों को जानिए कि किस कारण से आपने जो है पिछले एग्ज़ाम में कम स्कोर किया था और अगले एग्ज़ाम में कैसे आप जो है टॉप कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काम कर लीजिए। देखिए, आज है 22 जनवरी, ठीक है? और आज की वीडियो में टोटल 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी हमारे सोशल मीडिया के लिंक हैं, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। देखिए, साथ में जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जिस शॉर्ट में आप इफ्को के नाम से जानते हैं, तो इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए, जो आपका इफ्को है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप संघानी। याद रखिएगा, दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और आपको बता दूं ये इस पद पर जो है बलविंदर सिंह नकई का स्थान लेंगे जिनका 11 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया था। आपको बता दूं इससे पहले जो आपकी दिलीप संघानी है ये जो है 2019 से इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब अध्यक्ष बना दिए गए। और दिलीप संघानी के बारे में याद रखिएगा कि ये 17वें अध्यक्ष होंगे क्रम से इफ्को के। देखिए, इफ्को का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आज इफ्को का पूरा नाम याद कर लीजिए। इफ्को का पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, हिंदी में इसको हम भारतीय किसान उर्वरक सहकारी कहते हैं। और इफ्को का मुख्यालय आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत यूनिक है, नोट कर लीजिएगा। अगला है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो देखिए, ये शब्द आपका है एंजाइटी। देखिए, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, ठीक है? तो चिंता यानी कि एंजाइटी को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। देखिए, जितने भी वर्ड ऑफ द ईयर थे ये 2021 वाले, ठीक है? तो 2021 का जो मेरा एक पीडीएफ आया था 3500 प्लस करेंट अफेयर का, तो उस 3500 करंट अफेयर वाले पीडीएफ में जो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, नोबेल प्राइज या फिर जितने भी पुरस्कार सम्मान, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 2021 का पूरा निचोड़ उस वीडियो में है, उस पीडीएफ में है। और उस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ पे लिखा होगा टॉप 3500 करंट अफेयर 2021, ठीक है? उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2021 के चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर की। तो ये घोषित किया गया है एंजाइटी को। एंजाइटी का मतलब होता है हिंदी में चिंता। देखिए, जब सर्वे होता है तो बहुत सारे शब्दों को चुना जाता है, कौन से शब्द को जो है चुना जाए। तो उसमें सर्वे में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है वोटिंग करते हैं। तो जब वोटिंग हुई तो चिंता को 21% वोट मिले थे और इसके बाद फिर इसको जो है चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया 2021 का। और इसमें देखिए सूची में बहुत सारे शब्द थे, जैसे चुनौतीपूर्ण यानी कि चैलेंजिंग को 19% वोट मिले थे, आइसोलेट को 14% और वेल बीइंग को 13%, रेजिलेंस को 12%। ये जो है मतलब इतने वोटिंग इनको मिले थे। ये 5 शीर्ष शब्द थे 2021 के जिनको चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाना था। तो इसमें चिंता को चुना गया यानी कि एनएक्साइटी को चुना गया, ठीक है? यानी कि एंग्जाइटी को चुना गया। देखिए, 2020 की बात करें, देखिए ये 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर था एंग्जाइटी। 2020 में कोरोना वायरस को जो है OUP यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। तो 2020 का भी मैंने बता दिया और 2021 का भी बता दिया। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, आपको बता दूं इन तीनों राज्यों का जो स्थापना दिवस है ये 21 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन तीनों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाते हैं। आपको बता दूं त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन तीनों को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है।
कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो इन तीनों को मिला था 21 जनवरी 1972 को। इसलिए 21 जनवरी को हम तीनों का स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश के निवासी जो कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति थे, जिनका नाम है सैटर्निनो डे ला फुएंते, इनका अभी हाल ही में 112 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति थे, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है, इनका नाम है सैटर्निनो डे ला फुएंते। ये स्पेन के निवासी थे, 112 साल इनकी उम्र थी। देखिए जो आपके सैटर्निनो है, इन्होंने सितंबर 2021 में सबसे उम्रदराज व्यक्ति पुरुष के रूप में रिकॉर्ड का दावा किया था, जब वो ठीक 112 साल और 211 दिन के थे। इनका जन्म जो है 11 फरवरी 1909 को स्पेन में लियोन के पुएंते कास्त्रो में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में निम्न में से किसे लोकप्रिय नेताओं में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये पहला स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की जो विश्व की 13 नेताओं की सूची थी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी को पहला स्थान हासिल हुआ है। देखिए दुनिया के पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ पीएम मोदी ने पहला स्थान जो है उसको प्राप्त किया है। आपको बता दूं, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की जो विश्व के 13 नेताओं की सूची थी, इसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, इनको 6वां स्थान मिला है और इनको 43% जो है रेटिंग मिली है। और ठीक 43% रेटिंग मिली है कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो को भी। और आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, इनको 41% रेटिंग मिली है इस सूची में। तो हमें बस इतना ही रख लेना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये पहले स्थान पर है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में। अगला प्रश्न है कि आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बनाए गए। देखिए आईसीसी हर साल जो है टीम ऑफ द ईयर घोषित करती है, किसके किसके लिए, जो आपका टेस्ट मैच है उसके लिए, वनडे के लिए और T20 के लिए। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, मतलब T20, वनडे और टेस्ट तीनों की जो है कैप्टन कौन चुने गए या फिर किस किस को जो है टीम में शामिल किया गया, मतलब जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उतना मैं बता दे रहा हूँ। आप इतना नोट कर लीजिए, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं आएगा। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल के टीम ऑफ द ईयर के कप्तान की। तो ये बाबर आजम चुने गए हैं जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को जो है 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। देखिए आईसीसी टीम ऑफ द ईयर जो होता है, ये पुरुषों के क्रिकेट में 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को शामिल करती है और ये 11 खिलाड़ी जो है पूरी दुनिया के किसी भी टीम से हो सकते हैं, ठीक है, कोई पाकिस्तान से, कोई भारत से, या फिर कोई जो है ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, किसी भी देश से हो सकता है जो क्रिकेट खेलते हों, जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया हो, या तो बल्ले से या फिर गेंद से या फिर अपने हरमन मौला प्रदर्शन से, यानी कि ऑलराउंड से, ठीक है। ऑलराउंड का मतलब हो गया बैटिंग, बॉलिंग या फिर फील्डिंग, ठीक है, सबसे। तो ऐसे खिलाड़ी को जो है टीम क्या नाम है, टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया जाता है। देखिए इस बार जो 11 लोगों की टीम चुनी गई थी आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल की, इस टीम में किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं मिली। इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। देखिए कोरोना चल रहा था, तो हमारे जो खिलाड़ी थे इंडियन क्रिकेट टीम के, तो T20 मैचेस बहुत कम ही हो पाए, इसलिए जो है उनका स्कोर बहुत कम रहा, इसीलिए इनको इस सूची में जगह नहीं मिली। तो आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल कि टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बनाए गए हैं, बाबर आजम, इसको याद रखिएगा। बाकी एक आपका जो है थोड़ा सा हल्का हो गया एग्जामिनेशन के लिए कि इस बार जो आपका आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल का टीम ऑफ द ईयर है, इसमें किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। तो आपको रटने की जरूरत भी नहीं है, बस कप्तान का नाम याद कर लीजिए। और देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी का नाम आता है। प्रश्न है कि आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2021 में 11 सदस्यीय टीम में नामित एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो देखिए वहां पे हमने पुरुषों की टीम की बात की थी, यहाँ पे हम आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं। तो 2021 के टीम ऑफ द ईयर T20 में जो है 11 सदस्यीय टीम में स्मृति मंधना को शामिल किया गया है। आपको बता दूं स्मृति मंधना जो है इस टीम में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी भी हैं। तो एक ही नाम रख लीजिए, काम हो गया आपका। देखिए जो इंग्लैंड की नट साइबर हैं, इनको 2021 के लिए जो आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर था, इसका कप्तान बनाया गया है। और स्मृति मंधना की बात करें तो देखिए ये लगातार 3 बार जो है इस सूची में शामिल हो चुकी हैं।
2018 में जो है ये ओपनर के रूप में इस सूची में शामिल हुई थी, यानी कि T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई थी। 2019 में ये नंबर 3 के खिलाड़ी के रूप में शामिल हुई थी और तीसरी बार जो है ये सूची में शामिल हुई है प्लेयर के रूप में। कौन? स्मृति मंथना। देखिए जो आपका आईसीसी है इसके बारे में बता दूं आपको, आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये पूरी दुनिया में क्रिकेट को रेगुलेट करता है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्सले हैं, सीईओ हैं गियोफ एल्राइडिस। और इसका मुख्यालय आपका है यूएई दुबई में। बहुत बार पूछा गया है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। अगला प्रश्न भी हमारा आईसीसी से ही है कि आईसीसी की तरफ से घोषित जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम 2021 है। देखिए पिछले प्रश्न में हमने जो है T20 की बात की थी, अब जो है हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम की। तो 2021 का जो सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे टीम 2021 है, इसमें जो है 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है, मिताली राज को और झूलन गोस्वामी को। देखिए 2021 का जो आईसीसी महिला अंतर्राष्ट्रीय टीम चुना गया था आईसीसी के द्वारा, तो इसमें जो है लीजेल ली जो है दक्षिण अफ्रीका की और एली सीली, इनको जो है विकेट कीपर चुना गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और जो आपकी इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट है, इनको भी जगह मिली है सूची में। और भारत की मिताली राज को विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम 2021 में जगह मिला है। और हीथर नाइट को जो कि कैप्टन के रूप में चुनी गई हैं विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम की आईसीसी के, ठीक है, जो कि कहाँ से हीथर नाइट बिलोंग करती हैं? इंग्लैंड से। और जो आपकी दक्षिण अफ्रीका की मैरिजान कप हैं और वेस्ट इंडीज़ की जो हेले मैथ्यूज हैं और पाकिस्तान की फातिमा सना है और झूलन गोस्वामी भारत की और शबनम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका, अनीसा मोहम्मद वेस्ट इंडीज, इन सभी को इस टीम में चुना गया है। तो सारे नाम मत रटिए, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए कि विश्व की आईसीसी की तरफ से घोषित जो श्रेष्ठ वनडे महिला टीम 2021 है, इसमें जो है 2 भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है, मिताली राज को, झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न है कि आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश 2021, देखिए ये 21 है, तो 2021 की टीम में जो है किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो देखिए ये भारतीय खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत। इन तीनों को जो है विश्व की जो आईसीसी की टेस्ट टीम, जो बेस्ट टेस्ट टीम 2021 चुनी गई है, तो इसमें जगह मिली है। और देखिए जो केन विलियमसन है, ये इस टीम के कप्तान चुने गए हैं। देखिए आपको बता दूं रोहित शर्मा जो है इनको ओपनर यानी कि सलामी बल्लेबाज के रूप में, ऋषभ पंत को विकेट कीपर के रूप में, आर अश्विन को एकमात्र विशेषज्ञ स्पिनर के रूप में चुना गया है इस आईसीसी की वर्ष की टेस्ट टीम में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, दुख की बात है, लेकिन एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो थोड़ी सा आपके लिए जो बोझ हल्का हो जाएगा। देखिए 2021 का जो आईसीसी का वनडे टीम है, ठीक है, इसमें किसी भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। तो 2021 का जो वनडे टीम है इसके बारे में हमें जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है, इसलिए एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। टेस्ट वाले टीम की बात कर लेते हैं। देखिए जो आईसीसी का जो ये 11 लोगों का टेस्ट टीम चुना गया था, तो इसमें 3 भारतीय खिलाड़ी हैं, मैंने तीनों का नाम बता दिया आपको। और इसमें 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं, 2 कीवी हैं, 1 इंग्लिश है और 1 ऑस्ट्रेलियाई है और 1 श्रीलंकन खिलाड़ी इसमें शामिल है। देखिए इस बेस्ट टेस्ट टीम में सबसे बड़े रन स्कोरर इंग्लैंड के जो रूट हैं, जिन्होंने साल 2021 में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 1700 से ज़्यादा रन और 61 से ज़्यादा औसत से बनाए हैं, ठीक है, यानी कि 61 रन के औसत से 1700 ज़्यादा रन जो है इन्होंने बनाए हैं। और देखिए आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आईसीसी की जो वनडे और T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2021 है, इसमें एक भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। तो इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसका कारण ये रहा कि भारत ने साल 2021 में वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल मैच बहुत कम खेले, जो कि और उनमें ज़्यादातर मैचों में जो है प्रमुख खिलाड़ी बाहर रहे, यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो बड़े खिलाड़ी हमारे थे, उन्होंने इसमें खेला ही नहीं। और ऐसे में आईसीसी की टीम में चयन होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो विराट कोहली का नाम बिल्कुल साफ गायब है इस बार, और रोहित शर्मा भी जो है गायब ही लग रहे हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए भारत जो है मॉरिशस को सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए, तो इसीलिए जो है मॉरिशस की सरकार ने कहा है कि चलो हमारा एक जो मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, इसका नाम हम महात्मा गांधी के नाम पर रखेंगे। तो मॉरिशस की सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। और देखिए मॉरिशस की बात करें तो यहाँ की राजधानी है पोर्ट लुइस, मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया, प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनाथ।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया। तो देखिए इजराइल और जो आपका जर्मनी है इसके लिए इन दोनों के बीच में अभी हाल ही में कुल 3.4 अरब डॉलर का जो है एक रक्षा सौदा हुआ है। किस लिए? अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए। ठीक है, देखिए इजराइल को अगले 9 सालों में इन पनडुब्बियों की आपूर्ति मिल जाएगी और जर्मनी से। और इन डकार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण जो है ये जर्मनी का जो थाइसेन ग्रुप समूह है ये करेगा। तो याद रखिएगा इजराइल और जर्मनी के बीच में 20 जनवरी 2022 को कुल 3.4 अरब डॉलर का एक समझौता हुआ है। किस लिए? अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में छोटे किसानों की जो खाद्य सुरक्षा है इसको बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। तो देखिए ओडिशा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं इन्होंने हाल ही में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा में जो आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसके साथ में समझौता किया है। और इस समझौते के बाद जो आपके ओडिशा के किसान होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। बहुत सारे अवेयरनेस चलाए जाएंगे ताकि जो ये जो छोटे जोत वाले किसान हैं ओडिशा में उनको जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जो है कैसे अनुकूल बनाया जाए इसमें जो है सक्षम किया जाएगा। देखिए ओडिशा जो है समंदर के किनारे स्थित है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है तूफान वगैरह आते रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले कई सालों में बहुत सारी तबाही मची थी बहुत सारे चक्रवाती तूफानों के कारण। ठीक है, तो इन्हीं सब से निपटने के लिए ट्रेन किया जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा किसको जो है जो छोटे जोत वाले किसान होंगे उनको ओडिशा में। देखिए जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिसके साथ समझौता हुआ है ओडिशा की सरकार का। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में 3 चीज़ याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका इटली के रोम में है और इसके जो चीफ है इनका नाम है डेविड बेस्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक आयोजित की गई। तो देखिए 2022 की जो पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक है ये चीन में आयोजित की गई थी। देखिए इस साल अध्यक्षता चीन को मिली है इसलिए चीन इसकी अध्यक्षता कर रहा है। पिछले साल भारत अध्यक्षता कर रहा था ब्रिक्स की सभी बैठकों का। और आपने इस चीज़ को देखा भी होगा जनवरी से लगा दिसंबर तक मैंने बताया कि ब्रिक्स ने फला मंत्री स्तरीय बैठक का जो है आयोजन किया तो भारत ने ये किया भारत ने वो किया। तो अब इस बार चाइना सुनने को मिलेगा कि चाइना ने भी हाल ही में मंत्री स्तरीय या फिर कृषि मंत्री स्तरीय या फिर विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया था। तो अभी जो है चीन की अध्यक्षता में जो है जो ब्रिक्स है। ठीक है, तो ब्रिक्स देशों की जो पहली शेर्पा बैठक है 2022 की इसका आयोजन किया गया था। आपको बता दूं 2022 का जो ये पहला बैठक था ब्रिक्स शेर्पा का। ठीक है, तो ये बैठक आभासी रूप से 18 से 19 जनवरी को आयोजित किया गया था जिसमें जो सदस्य मेंबर्स हैं ब्रिक्स के इन्होंने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छा आयोजन किया था 2021 में सभी कार्यक्रमों का। और चीन ने 2022 में ब्रिक्स की रोटेटिंग चेयरमैनशिप भी जो है ले ली है यानी कि चीन को जो है इसमें अध्यक्ष बना दिया गया रोटेशन कर दिया गया सारी जिम्मेदारियां चीन को दे दी गई हैं और भारत अब जो है कार्यमुक्त हो गया है। देखिए वर्तमान में भारत के ब्रिक्स शेर्पा कौन है ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्तमान में भारत के ब्रिक्स शेर्पा हैं संजय भट्टाचार्य। याद रखेगा देखिए ब्रिक्स की बात जब भी हो तो याद रखेगा BRICS 5 अक्षर आपके दिमाग में गूंजने चाहिए। इनमें B का मतलब होता है ब्राजील, R का मतलब हो गया रसिया, I का मतलब हो गया इंडिया, C का मतलब हो गया चाइना, S का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। ये 5 सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स का मुख्यालय ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? जून 2006 में। तो ब्रिक्स के सदस्य देशों का नाम और इसके स्थापना का वर्ष याद रखिएगा। 14वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी का स्तर 2019 में 186 मिलियन की तुलना में 2022 में कितने मिलियन होने का अनुमान है। तो देखिए आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो आपका है इसकी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022 रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक बेरोजगारी का स्तर है 2019 में ये 186 मिलियन की तुलना में 2022 में कुल 207 मिलियन होने का अनुमान है। देखिए जो ये रिपोर्ट जारी की गई है इसका नाम क्या है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं? देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में जो आपका वैश्विक स्तर पर काम करने का जो कुल घंटा है ये पूर्व महामारी स्तर से 2% कम होने का अनुमान है और ये 52 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के नुकसान के बराबर है।
और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2022 में वैश्विक श्रम बल की भागीदारी दर नोवेल कोरोना वायरस रोग यानी कि कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले 2019 की तुलना में 1.2% अंक नीचे रहने का अनुमान है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2022 में लगभग 40 मिलियन लोग जो है वैश्विक श्रम शक्ति में भाग नहीं लेंगे। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस रिपोर्ट का कहना है कि व्यापक श्रम बाजार में सुधार के बिना इस महामारी से कोई वास्तविक वसूली नहीं हो सकती है। तो ये जो है डिटेल्स थी किसके बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022 रिपोर्ट के बारे में। इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक एक लाइन को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एक एक लाइन प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसके महानिदेशक हैं गाय राइडर। और पेरिस शांति सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। अगला है कि हाल ही में किसे उत्पत्ति पुरस्कार यानी कि जेनेसिस पुरस्कार प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2022 का जो जेनेसिस प्राइज यानी कि उत्पत्ति पुरस्कार है, ये अल्बर्ट बर्ला को दिया गया है। अगर आपके सामने ऐसे 4 ऑप्शन एग्जाम में मिले, इसमें कुछ भारतीयों का नाम मिले जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हों, तो इनका नाम बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए। बाकी बचे 2 जो भी थोड़ा सा अंग्रेज टाइप का नाम लग रहा है या फिर जो है यहूदी टाइप का नाम लग रहा है, तो इनको दिमाग में लाइए, ठीक है, क्योंकि ये पुरस्कार केवल और केवल यहूदी धर्म के लोगों को मिलता है। देखिए जो आपके अल्बर्ट बोर्ला, इनके बारे में आपको बता दूं, इनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है फाइजर इंक, ठीक है। तो फाइजर इंक कंपनी के मालिक हैं। फाइजर क्या है, ये वैक्सीन वगैरह बनाती है, मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। देखिए आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो कोविड-19 चल रहा था, तो इसके दौरान इन्होंने फाइजर बायोटेक ने जो है कोविड-19 की वैक्सीन का विकास किया था और उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था पूरी दुनिया में। तो इन्हीं सभी प्रयासों के लिए जो आपके अल्बर्ट बोर्ला हैं, इनको सम्मानित किया गया है उत्पत्ति पुरस्कार यानी कि जेनेसिस प्राइज 2022 से। और देखिए जेनेसिस प्राइज 2022 के रूप में जो आपके अल्बर्ट बोर्ला हैं, इनको जो है कुल $1 मिलियन के नगद पुरस्कार के साथ जो है सम्मानित किया जाएगा। और ये जो आपका उत्पत्ति पुरस्कार यानी कि जेनेसिस प्राइज 2022 है, तो इस पुरस्कार स्वरूप जो है इनको कितना मिलेगा, $1 मिलियन, ठीक है। और देखिए ये जो वार्षिक पुरस्कार जेनेसिस प्राइज है, तो ये जो है यहूदी लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी उपलब्धियों और मानवता के लिए योगदान, यहूदी मूल्यों या फिर इजराइल राज्य के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की है। और इसे व्यापक रूप से यहूदियों का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यानी कि जेविश नोबेल प्राइज के रूप में भी जाना जाता है जेनेसिस प्राइज को। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को यहूदी नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो ये पुरस्कार है जेनेसिस पुरस्कार यानी कि जेनेसिस प्राइज। याद रखेगा कि जेनेसिस प्राइज जो है ये केवल और केवल यहूदी धर्म के लोगों को दिया जाता है। और आपको बता दूं, इजराइल जो है ये पूरी दुनिया में जितने भी यहूदी लोग हैं, चाहे वो कहीं भी निवास करते हों, सभी को ये अपना नागरिक मानता है। तो ये बहुत ही खास चीज़ है, इसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने संन्यास लेने की घोषणा की है, बताइए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL Mk3 बेचने के लिए समझौता किया है, बताइए। और अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है, बताइए। और अगला कि हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, बताइए। नेक्स्ट है कि भारत के नए थल सेना उप प्रमुख कौन बने, नाम बताइए इनका। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 19 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला था कि हाल ही में डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत बनाया गया है, तो डेनिस अलीपोव जो है भारत में रूस के नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं। अगला था कि हाल ही में किसे एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया, तो एयर इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन और CMD प्रबंध निदेशक बने भारत में, इनका नाम है विक्रम देवदत्ता, ठीक है। देखिए एयर इंडिया जो है इसका निजीकरण हो गया, टाटा ने इसको खरीद लिया है और इसीलिए जो है चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बदल दिए गए हैं, विक्रम देवदत्ता बना दिए गए हैं। अगला कि हाल ही में इसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है, तो इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की।
पांचवा था कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। तो इनका नाम है नारायण देवनाथ। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।